18 विषय। देखो एक चीज़ है, मैं आपसे डेली इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शायद आप यही चीज़ करने के चक्कर में आपको याद ही हो जाए ये सारी चीज़ें, एटलीस्ट किसी भी तरीके से याद रहना चाहिए। और आप यकीन मानो पीटी अगर निकालना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्चुअल चीज़ें हैं, अंदर की डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पीटी कभी नहीं पूछेगा कि भारतीय संघ और भारतीय क्षेत्र में क्या फ़र्क है। आईएएस पीटी थोड़ी दे रहे हो आप, पीसीएस का दे रहे हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो पीटी में जो सवाल आते हैं वो फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादातर आती हैं, किस में भाग में क्या है, किस में क्या है, किस आर्टिकल में क्या है, किस में क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें। तो आपको मुँह जुबानी चीज़ें यहाँ तक अप्रॉक्सीमेट लगभग तो होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए, आर्टिकल 1 में हम लोगों ने देखा था भारत की राज पद्धति और भारत का नाम। आर्टिकल 2 में हमने देखा था कि भारतीय क्षेत्र में अगर किसी नए राज्य का प्रवेश कराना है या नए राज्य का गठन कराना है तब आर्टिकल 2 के तहत किया जाएगा। आर्टिकल 3 को हमने देखा था कि भारतीय संघ में भारतीय क्षेत्र से अगर किसी राज्य का गठन करना है तो उसको आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। और आर्टिकल 4 में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि भैया आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी विधि या कानून बनाए जाएंगे उनके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बशर्ते अगर आप अपने भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र में दे रहे हैं या फिर किसी से ले रहे हैं तो आमतौर पे लेने के लिए ही है, दे तो आप सकते ही नहीं। तो लेंगे अगर आप किसी विदेशी क्षेत्र को तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन, वो भी किस अनुच्छेद के तहत। और जब कभी भी किसी राज्य का गठन किया जाएगा, चलो तुम बताओ, तुम ही बताओ, एक नए राज्य का अगर गठन करना है तो उसकी प्रोसेस क्या होगी? किसको पता है? तुमको नहीं पता है? कल क्लास नहीं लगाया तुमने, तुमको भी नहीं पता है? कल क्लास में नहीं थे क्या? तुमको भी नहीं पता है? पता है ना तुमको? क्यों नहीं पता है? नए राज्य का गठन मेरे को इतना बता दो, चलो सब चीज जाने दो। क्या है ये सिवनी। कल जो उदाहरण दिया था वही बता रहा हूं। अगर सिवनी बोलेगा कि मेरे को एक नया राज्य बनना है, प्रोसेस क्या होगी इसकी? बताओ बताओ बताओ, अब याद आया नहीं आया? बताओ क्या होगा? फिर नए राज्य का गठन। और कौन बताएगा? बताओ। कुल मिला के कहानी इतनी सी है कि अगर किसी भी क्षेत्र में पहले क्या होता है, विरोध होगा। विरोध होगा तो इस पर नज़र किसकी होगी? राज्यपाल की कि राष्ट्रपति की? राष्ट्रपति की। अब ये जितने विरोधकारी आंदोलनकारी हैं ये जाएंगे इस राज्य के, संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास। राज्यपाल जाएगा कहाँ? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करेगा? एक विधेयक पेश करेगा संसद में, एक विधेयक करेगा विधानमंडल। क्यों करते हैं विधानमंडल में पेश? ताकि उस राज्य की राय ले सकें, सलाह ले सकें। परंतु क्या ये राज्य की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति या संसद विधान बाध्य नहीं होगा। अब अगर मान के चलो ये विधानमंडल ने कह दिया कि हमको राज्य बनाना है और संसद कह रही है कि हमको राज्य नहीं बनाना है, तो क्या होगा? नहीं बनेगा। अगर ये कह रहा है कि राज्य बनना चाहिए और वो मना कर रहा है तो राज्य नहीं बनेगा। अगर ये कह रहा है कि नहीं बनना चाहिए, वो कह रहा है बनना चाहिए, तो बनेगा। आया समझ में? देखो पश्चिम बंगाल का नाम कब से ममता बनर्जी करने की कोशिश कर रही है कि उसका नाम बंगला या बांग्ला कर दिया जाए, पश्चिम बंगाल से हटा के, पर क्या हो गया? क्या नहीं हुआ। जब तक संसद उसको पारित नहीं करेगी तब तक हो ही नहीं सकता। जबकि पश्चिम बंगाल में उसका विधेयक पास हो चुका है कब से कि वो पश्चिम बंगाल का नाम क्या करना चाह रहे हैं? बांग्ला करना चाह रहे हैं। तो जब तक संसद अपने उसमें एक्शन नहीं लेगी तब तक उसका नाम परिवर्तित नहीं हो सकता, ना ही नए राज्यों का गठन हो सकता है। ये सारा की सारी प्रोसेस किसके पास है? तो नए राज्यों का नाम परिवर्तित करना, सीमा परिवर्तित करना, नए राज्यों का गठन करना, उनका प्रवेश कराना, उनको भगाना, ये सारा कुछ करने की अथॉरिटी या शक्ति किसके पास है? संसद के पास। किस अनुच्छेद के तहत है?
2, 3 और 4 तीनों बोला करो, सब में है। चलो, अब हमने देखा संविधान का भाग 1, हमने ये चीज़ देखा कि भारत के संघ और भारत के राज्य क्षेत्र की हम अगर बात कर रहे थे तो हमने देखा इसमें राज्य की बात हमने देखा और संघ राज्य क्षेत्रों की हम बात देखेंगे। अब इन अनुच्छेदों का प्रयोग करके भारत में कब कब और कैसे कैसे राज्य बना दिए गए, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। पहले थोड़ा सा बैकवर्ड हिस्ट्री चलेंगे अपन लोग। आप जानते हो 1947 में हमारा देश क्या हो गया, आज़ाद हो गया। डेट क्या थी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस एक दिन बाद मनाए थे। 1 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रण दिया गया था। किसने दिया था आमंत्रण, किसको नहीं दिए थे, तो उनने क्या कर दिए। तुम लोग नहीं आ रहा हो समझ, है ना, इसलिए कहते हैं क्लास आओ, हर चीज नहीं डालते यूट्यूब में हम। अब बैठो, इनको 50-50 पैसे वाली चॉकलेट दे देना। चलो देखो, अब 15 अगस्त 1947 में आप देखेंगे जब हमारा देश आज़ाद हो गया और यहाँ से लेके 26 जनवरी 1950 तक, इस डेट तक मान के चलो हम, हमारा संविधान क्या बन गया, लागू हो गया। इस पूरे कार्यकाल में हमारा संविधान बना। जब हमारा संविधान बना तो हमारे संविधान में मूल रूप से कितनी कितनी बातें थी, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। इन्हीं 8 अनुसूची 22 भाग और 8 अनुसूचियों को मिला के और 395 अनुच्छेद को जब मिलाया गया तो ओवरऑल हमारे देश में नए नए क्षेत्र का गठन भी किया गया। ये कैसे किया गया, देश में देशी रियासतें जो थी उनका एकीकरण करके, रियासतों का एकीकरण, दरअसल आपको पढ़ना है यही, रियासतों का एकीकरण। ये मेंस का भी टॉपिक है, मेंस के साथ साथ पीटी का भी टॉपिक है। रियासतों का एकीकरण का मतलब आप जानते हैं, हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके पहले ही हमारे देश में लगभग स्वतंत्र भारत की अगर मैं बात करूं तो 552 रियासतें थी। जब देश आज़ाद हो गया तो देश में कितनी रियासतें थी, 552 रियासतें थी। देश आज़ाद हो गया तो देश के सामने ऑप्शन था, मतलब रियासतों के सामने ऑप्शन था, क्या कर सकते हैं, या तो भारत चले जाओ, या तो पाकिस्तान चले जाओ, या तो स्वतंत्र रह जाओ। 3 ऑप्शन दिए गए। जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी रियासतें थी, बहुत सारी रियासतें तो कहाँ चली गई, पाकिस्तान में पहले ही पहुँच गई। और हमारे स्वतंत्र भारत का जो क्षेत्र है, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है आपका, अरे ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये भारत का जो क्षेत्र है आपका, ये वाले क्षेत्र में आप देखेंगे लगभग कितनी रियासतें आ गई, 552। क्योंकि आप जानते हो पश्चिमी पंजाब, सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, असम का सिलहट जिला, ये सब कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान में। तो यहाँ पे आने वाली जितनी भी रियासतें थी वो कहाँ चली जाएंगी ऑटोमेटिकली, पाकिस्तान में। अब इस क्षेत्र के अंदर जितनी भी रियासतें आ रही हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी रियासतें आ रही हैं, उनकी संख्या थी 552। अब इन रियासतों को कहा गया कि भैया एक काम करिए, कि आप एक काम करो, या तो पाकिस्तान चले जाओ, या तो हमारे साथ आ जाओ, या तो फिर आप स्वतंत्र भी रह सकते हो। अगर इसके और पहले चले जाएं तो आप जानते हो कैबिनेट मिशन जब आया था, और कैबिनेट मिशन के बाद एक बात और सामने आई थी कि पूरे देश में 2 प्रकार की श्रेणियां बन जाएंगी। एक तो बन जाएगा आपका ब्रिटिश प्रांत और 93 देशी रियासतें। इसमें सीट आवंटन भी हुआ था, आप जानते हैं कैसे कैसे हुआ था, 296। देख रहे नहीं देख रहे श्रेणी, ये 2 श्रेणियां थी, पहले से ही थी, इतिहास पढ़ते चले आ रहे हैं अपन। तो ये 2 श्रेणियों से ही समझ आ रहा है कि पूरे भारत में या तो ब्रिटिश प्रांत रहा होगा या तो देशी रियासतें थी। इन्हीं ब्रिटिश प्रांतों में विभाजन करके पाकिस्तान और क्या बन गया आपका, हिंदुस्तान बन गया, इंडिया और पाकिस्तान बन गया। परंतु ये तो बच गई ना, इनको तो शामिल करना पड़ेगा। राजा महाराजा थे ये। देशी रियासत मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन चलता है, वहाँ पे कोई विधानसभा विधानमंडल नहीं चलती थी, कोई मतलब नेतागिरी नहीं चलती थी, राजा का बेटा राजा बनता था वहाँ। अब इन रियासतों को ऑप्शन दिया देश आज़ाद होने के बाद कि भैया आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो स्वतंत्र हो जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, या भारत चले जाओ। तो इन 552 रियासतों में से 549 रियासतें हमारे कहाँ आ गई, भारत में शामिल हो गई।
बच गई 3। कौन कौन सी रियासतें थी? एक थी हैदराबाद, दूसरी रियासत थी जूनागढ़ और तीसरी रियासत थी जम्मू एवं कश्मीर। आप जानते हो ये 3 ऐसी रियासतें थीं जो भारतीय क्षेत्र में होते हुए भी सबसे ज़्यादा समर्थक थी किसकी? पाकिस्तान की। परंतु इनकी जनता नहीं चाहती थी कि ये पाकिस्तान में शामिल हो, इसलिए ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो गई। देखिए कैसी बात। अगर मैं जम्मू एवं कश्मीर की बात करूं, ध्यान से समझना, ये बड़े लॉजिकल पॉइंट है। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा मान सिंह, हरि सिंह मान सिंह, उन्हीं की तो हैं ये, हरि सिंह मान सिंह सब वही है, ठीक है। पहले से भी चलोगे तो आपको हरि सिंह मान सिंह मिलेंगे। एक और थे आपको तो रणजीत सिंह भी मिलेंगे। यहाँ पे जो कानून चलता था उसको रणजीत कानून बोलते हैं। जब हमारा यहाँ संविधान लागू नहीं था तो ये था, तो उन्हीं की वंशज थे ये, मान सिंह, हरि सिंह, ये सब वही थे। अब जम्मू कश्मीर में आप देखोगे कि राजा यहाँ का जो है वो कौन है? हिंदू है, और जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो कैसी है? मुस्लिम है। विवाद बन गया। जनता कह रही थी कि कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में, पर राजा कह रहा था कहाँ आएंगे? हिंदुस्तान में। विवाद बन गया, इसलिए इन्होंने कहा कि ना वहाँ जाएंगे ना यहाँ आएंगे, हमारे हिसाब से रहेंगे स्वतंत्र। हैदराबाद में भी यही कहानी थी। यहाँ पे निजामों का शासन था, निजामों का शासन था, और यहाँ की जनता भी मुस्लिम थी रे, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम तो यहाँ पे भी थी, हैदराबाद में आप देखना मुस्लिम जनता ही ज़्यादा होती है। परंतु यहाँ की मुस्लिम जनता जो थी वो किसकी समर्थक थी? हिंदुस्तान के समर्थक थी। और जो निजाम थे ये निजाम पाकिस्तान के समर्थक थे। अब बड़ी दिक्कत देखो, ये भारत का आपका नक्शा हो गया। यहाँ पे बैठा है तुम्हारा हैदराबाद, बहुत बड़ा था ये रियासत, बहुत बड़ी रियासत थी, और ये है तुम्हारा पाकिस्तान। अब अगर ये पाकिस्तान में चला जाता तो यहाँ से तो सीमा लग गई, ये सीमा लग गई बॉर्डर हमारे हिंदुस्तान की। अब यहाँ का व्यक्ति अगर यहाँ आना चाहता था, मान के चलो मैं पाकिस्तान का व्यक्ति था, मैंने शादी करा हैदराबाद की लड़की के साथ, मेरा ससुराल क्या हो गया? हैदराबाद, और लड़की का ससुराल कहाँ हो गया? पाकिस्तान। अब रक्षाबंधन में जब मैं इसको छोड़ने जाऊँगा तो दिक्कत होती कि नहीं होती? मतलब ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, हम तो पाकिस्तानी कहला रहे हैं, परंतु रह किन के बीच में रहे हैं? हिंदुस्तानियों के बीच में रह रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ जाता तो इसको देखो, ये देश की बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता और कुछ क्षेत्र में आके उतरती है, यहाँ इस क्षेत्र को क्रॉस करके आती तो बड़ी दिक्कत होती। इससे आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ जाती, आतंकवादी लोग आते। देखो जम्मू कश्मीर लगा है तो सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ कहाँ मिलती हैं? जम्मू कश्मीर में मिलती हैं। आप देख लो बंगाल वाले क्षेत्र में, आप बांग्लादेश लगा हुआ तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश साइड वाले, इन वाले क्षेत्र में देखो चाइना से लगे तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। तो जितने क्षेत्र बॉर्डर वाले क्षेत्र हो जाते हैं वहाँ पे आप BSF को भी लगाते हैं। BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बड़ी खतरनाक फोर्स होती है। अच्छे अच्छे लोगों का सपना होता है कि BSF में जाएं। तो ये बात देखेंगे आपकी, ये दिक्कत बनती थी यहाँ पे। अगर निजाम कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान में शामिल होना है तो ये क्षेत्र हो जाता पाकिस्तान का, होता कि नहीं होता? और यहाँ पे रहने वाली जनता जो थी वो कह रही थी कि हमको हिंदुस्तान में रहना है। अब अगर ये पाकिस्तान का क्षेत्र बन जाता तो यहाँ की जो मुख्य जनता थी उसके ऊपर शासन पाकिस्तान का चल जाता, और कभी भी भविष्य में यहाँ से आवागमन के चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो ये सारी बातें यहाँ पे रहने वाले लोगों ने, राजा ने, उनके मंत्रियों ने, सब ने विचार विमर्श करके एक बात बना ली कि भैया हैदराबाद को भी अभी क्या करो, स्वतंत्र रहने दो। जूनागढ़ को देख लीजिए, जूनागढ़ की क्या कहानी थी। जूनागढ़ में यहाँ का जो राजा था वो कैसा था? यहाँ पे जो राजा था वो भी आपका क्या था? मुस्लिम था, और यहाँ की जनता थी हिंदू। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? ये है आपका गुजरात वाला क्षेत्र, सौराष्ट्र, ये है जूनागढ़ छोटा सा। इस जूनागढ़ का राजा था मुस्लिम और यहाँ की जनता थी हिंदू। हिंदू जनता चाहती थी कहाँ जाएं? हिंदुस्तान में, और राजा चाह रहा था क्या? वहाँ चले जाएं पाकिस्तान में। अरे ये भाग के भी चला गया था यहाँ से, तो पता है। अब ये कहानी ये बन गई कि ये विवाद टाइप की स्थिति बन गई। इन 3 रियासतों में कुछ इस प्रकार की कहानियाँ चल रही थी, तो तुरंत की स्थिति में इन लोगों ने भारत में शामिल नहीं हुआ, पाकिस्तान में भी शामिल नहीं हुआ, और क्या रह गए? ये स्वतंत्र रह गए। अब क्यों स्वतंत्र रहे ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जनता और राजा के बीच में थोड़ा थोड़ा क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। इसलिए ये तीनों जनता, मतलब तीनों रियासतें आपकी स्वतंत्र रहीं। बाद में फिर हैदराबाद में हमने क्या किए? पुलिस कार्रवाई कर दिए। इसी पुलिस कार्रवाई को कहते हैं ऑपरेशन पोलो। ये इसकी कहानी ऐसी थी कि पुलिस की ड्रेस पहन के कौन गई थी? आर्मी गई थी, इसलिए इसको ऑपरेशन पोलो कह दिया।
हमने हैदराबाद को आगे चल के पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हमने क्या किए, भारत में शामिल कर दिए। अब एक बात बताओ, हैदराबाद जबकि किसका क्षेत्र है, भारत का ही क्षेत्र था, अगर इसको हम युद्ध के माध्यम से जीत रहे हैं तो क्या संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना, हमने सीधे जीते जाते ये। और जो जीत के हासिल करे हैं वो कौन से क्षेत्र में आता, भारतीय संघ में कि भारतीय क्षेत्र में? क्लियर है, तो ये भारतीय क्षेत्र का हिस्सा बना ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। फिर आ गया जूनागढ़, तो जूनागढ़ में आप देखेंगे यहाँ की जो जनता थी वो हमारे हिंदुस्तान की समर्थक थी जूनागढ़ की, तो हमने यहाँ पे क्या कराए, जनमत संग्रह कराए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का काम था ये पूरा कराना, रियासतों का विभाग। वल्लभ भाई पटेल गए, उन्होंने यहाँ पे रियासतों में क्या करवाया, प्लेबिसाइट कराया, जनमत संग्रह कराया। बहुत सारे 90% से ज़्यादा लोगों ने क्या किया कि हमको हिंदुस्तान में शामिल होना है, तो आसानी से हमने उसको क्या कर लिया, अपने अंदर शामिल कर लिया। रही बात जम्मू एवं कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की तो बड़ी बेगजब कहानी थी। आज़ाद हो गया अक्टूबर 1948 में, आप देखेंगे यहाँ पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, सॉरी 47 में ही कर दिया था उन्होंने। अगस्त में आपका देश आज़ाद हुआ है और अक्टूबर 1947 में ही पाकिस्तान ने कबीलाओं के माध्यम से यहाँ पे क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिए तो यहाँ पे अब देखो ऐसी सिचुएशन बनी, राजा हरि सिंह थे उस समय राजा, और स्वतंत्र रियासत जो बन गई उसके पास सेना कम है, और भारत की सेना कितनी बड़ी है। अब वहाँ से पाकिस्तान चला आ रहा है मारते 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 मारते, आज जो पीओके पाकिस्तान के पास चला गया, वो क्यों चला गया उसका कारण थोड़ा सा समझ लो। हालांकि ये हिस्ट्री का चैप्टर है पर मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। यहाँ से पूरा आपका लड़ाई झगड़ा करते करते पाकिस्तान की सेना यहाँ तक आ गई, और राजा हरि सिंह का जो कार्यालय है वो कहाँ पे आपका श्रीनगर में है, यहाँ पे बैठे हैं राजा हरि सिंह। ठीक, अब राजा हरि सिंह को लगने लगा क्योंकि यहाँ की जनता कटते जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं, बहुत रक्तपात हो रहा है, बहुत लोग मारे गए यहाँ पे, और जितने जो लोग यहाँ पे आए थे ऐसा कहा जाता है कि इसमें पाकिस्तान की सेना नहीं थी। कौन थे इसमें, जो कबीलाई मुसलमान लोग रहते थे, जो आक्रामक टाइप के रहते हैं, बर्बर किस्म के, वो लोग थे ज़्यादातर इसमें। तो पाकिस्तान की सेना ने एक थोड़ी सी पॉलिसी अपनाई, उन्होंने कह दिया कि एक काम करो, सेना मत पहुँचाओ, क्या पहुँचाओ, इन लोगों को पहुँचाओ, ताकि भविष्य में कभी कोई बात अगर आए तो ये कहने को ना मिले कि पाकिस्तान ने हमला किया था। किसने हमला किया था, कबीलाई लोगों ने हमला कर दिया था। इसलिए तो आज भी बोलते हैं कि कबीलाई लोगों ने हमला किया है। अब देखिए ये सेना यहाँ आ गई, सेना यहाँ आने के बाद यहाँ तक सेना आगे आक्रमण करते करते चली गई, और सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हैं कहाँ पे, यहाँ पे दिल्ली में। छोटी सी कहानी देखो, मजा आएगा। अब चूंकि रियासतें स्वतंत्र थी, तो स्वतंत्र रियासत की हम मदद क्यों करेंगे, हम क्यों कहें भैया तुम तो स्वतंत्र थे, हम हमारी सेना क्यों पहुंचाएंगे। फोन आया वल्लभ भाई पटेल के पास, बोले कि सर, बोले ऐसी ऐसी बात है, हमको बचा लो, अब भी सेना आ जाएगी, मार डालेगी, ये कर लेगी, मेरे लड़के बच्चों को लेकर चल जाएंगे, मैं क्या करूँगा, मेरी बीवी को लेकर चल जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फ़ोन में बोले, कैसी लगी जब हम बोल रहे थे तो क्यों नहीं समझे। बोले ठीक है सेना पहुँचा दूंगा, एक ही शर्त है। बोले क्या, भारत में शामिल हो जाओ। अरे यार, बोले ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ठीक है देख लो अपने हिसाब से। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, क्या करना है बताओ। ठीक है अब भी आ रहा हूँ, बोले जम्मू कश्मीर श्रीनगर पहुँच रहा हूँ, क्या लेके आ रहा हूँ, विलय पत्र, विलय पत्र लेके आता हूँ, साइन करना तभी सेना पहुँचाऊँगा। बोले एक फ़ोन करूँगा श्रीनगर से, दिल्ली से पूरी सेना आ जाएगी यहाँ तक, दिक्कत नहीं है। ठीक है आओ, बोले आए, यहाँ सेना लड़ रही है, सब कुछ कर रही है। यहाँ पे फट करके एरोप्लेन से आए अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्रीनगर पहुँचे, विलय पत्र कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, लो साइन करो साइन करो। फट करके उनने क्या कर दिए, साइन कर दिए। तो मतलब ये जो जम्मू कश्मीर था किसमें विलय हो गया, हमने हासिल नहीं करे हैं, हमने जीते भी नहीं हैं, स्व इच्छा से ये क्या हुआ है, हमारे अंदर शामिल हुआ है, विलय हो गया, हमारे अंदर शामिल हो गया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल मुँह चौड़ी करके कि पूरी रियासतों को मैंने शामिल कर लिया। फ़ोन लगाए, यहाँ से फट करके शू एरोप्लेन से निकली पूरी सेना, दाएं दाएं करके बिल्कुल एरोप्लेन से धनाधन गोलीबारी शुरू करे। सारे के सारे कबीलाई लोग भागे, भागते 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 कहाँ तक पहुँच गए, वो यहाँ तक पहुँच गए, रिटर्न पहुँचाते पहुँचाते। ऐसा कहा जाता है इस ऑपरेशन में, आप देखेंगे यहाँ पे एक शेर की भूमिका कहा जाता है, इंडियन आर्मी को शेर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जानते हो ये क्षेत्र पूरा पहाड़ी क्षेत्र बेटा, यहाँ पे आपने देखा हिमालय पड़ रहा है आप अभी, ये पूरा क्षेत्र आपका कैसा है, हिमालयी क्षेत्र है। और यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में चले जाओगे आप तो यहाँ पे पूरी बर्फ में पूरा इंसान ऑटोमेटिकली दिखता है। अगर कोई व्यक्ति बर्फ में या एकदम सफ़ेद चादर में चढ़ेगा तो हिलेगा भी जरा सा ना तो ऊपर से दिख जाएगा, क्योंकि दिख रहा है। तो यहाँ की सेना जितनी भी थी अपनी ना एकदम वाइट कपड़े बर्फ होड़ होड़ के वहीं सोती थी पूरी।
यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे, जो मतलब जो भी यहाँ पे जिन्होंने ऑपरेशन किया था, उनका कहना था कि अगर हमको आदेश नहीं मिलता उस समय सीज फायर का, तो पीओके आज भी हमारे अंदर में होता, मतलब पाकिस्तान को रगेड़ देते, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दिए थे। हाँ, अरे बेवेल कहाँ आ गए? सुनो, अभी सुन ही नहीं रहे तुम हमारी बात, हम बता रहे थे। देखो यहाँ पे हो गया, ये सारी बातें चलने लगी, और इसी दौरान आप देखना हमारे यहाँ पे 1948 की बात चल रही है। ये 1948 के समय में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां भी चल रही थी। क्यों चल रही थी? आप जानते हो, भाषाई आधार पे राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी थी। यहाँ पे दक्षिण में इतना विरोध हो रहा था, इतना विरोध हो रहा था, आपने सुना नहीं सुना? ये बहुत सारी। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए कंफ्यूज, करें तो क्या करें? तो उन्होंने सोचा कि सारी की सारी सेना कहाँ लगी है? मेरी जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में लगी है, और यहाँ पे भी नाटक चल रहा है। ये पूर्वांचल के क्षेत्र भी अलग नाटक करने लगे, सारे की सारी दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने कहा भैया कुछ सेना को वहाँ रोकना पड़ेगा। हो गया भाड़ में जान दो, जितना हो गया अलग करो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आदेश जारी किया कि भैया एक काम करो, सीज फायर लागू कर दो। व्हाट इज द सीज फायर? छोटा सा समझ लीजिए। ये हमारे देश का नक्शा है। एक विदेशी सेना आई, यहाँ तक आ गई, और ये हमारा क्षेत्र है, जबकि पूरा हमारा क्षेत्र है। यहाँ तक विदेशी सेना आ गई पूरी, लड़ते झगड़ते, और यहाँ पे हम खड़े हैं। अगर लड़ने का आदेश होता तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती तो या तो ये हारते या तो ये हारते। अगर ये हारते तो हमारी ये पूरी की पूरी यहाँ तक जो है, हम इनको रगेड़ के भगा के कहाँ तक आ जाते? यहाँ तक आ जाते, तो पूरा क्षेत्र हमारा हो जाता। तो सीज फायर का मतलब ये होता है कि अगर सीज फायर आपका अगर लागू कर दिया गया, सीज फायर अगर जारी कर दिया गया, तो जो व्यक्ति जहां खड़ा है वो क्षेत्र उसका ही हो जाएगा। हम अगर ये खड़े हैं तो मान चलो मैं पहला व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हूं, तो ये लाइन बन गई मेरी यहाँ से। अब यहाँ से लेके जैसे सीधे में खड़े हैं, तो वो पूरी की पूरी हमारी सेना जिस क्षेत्र में खड़ी है, वो पूरा की पूरा क्षेत्र किसका हो गया? उस सेना का हो गया, और ये यहाँ पे हो गया। तो इसीलिए जो पीओके है हमारा, वो पीओके कुछ इस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर में चला गया था, शुरुआत में उसी समय से चला गया था। तो सीज फायर के चक्कर में आज भी देख रहे हैं, यहाँ पे आप कई बार देखोगे ना, पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, तो क्या होता है? वो यहाँ से इधर आ जाते हैं वो, और यहाँ तक आ जाते हैं। तो ये क्या कहलाया आपका? सीज फायर का उल्लंघन। तो सीज फायर एक प्रकार की ऐसी बॉर्डर है जो ना हारने पे ना जिताने पे मिलती है, बल्कि जहां खड़े थे उसी बॉर्डर को अपना मान लेना कहलाता है आपका सीज फायर। ये था सीज फायर, पीओके का मतलब। तो आप देखेंगे कि ये वाला क्षेत्र आपका किस में चला गया? पाकिस्तान में चला गया, और हमारा यहाँ पे ये रह गया, इतना ही रह गया। तो आज भी हम लड़ रहे हैं इस चीज के चक्कर में। अब उस समय के जो यहाँ पे जिन्होंने नेतृत्व किया था, जिन्होंने सेना का ऑपरेशन किया था, उनका कहना ये था कि अगर सीज फायर हमें नहीं बोलते तो आज भी पीओके किसका हिस्सा होता? हमारा हिस्सा होता। तो ये एक छोटी छोटी बातें, इतिहास की बातें, आधुनिक भारत का इतिहास है। तो ये नॉर्मली तरीके से आप समझेंगे। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर क्या हुआ, जब ये सेना वेना लड़ने लगी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा हंटर दिखा के उनको क्या कर लिए? विलय पत्र कर लिए। तो कभी भी पेपर में अगर आएगा जम्मू कश्मीर कैसे शामिल हुआ है, तो कैसे हुआ है? विलय पत्र के माध्यम से। जूनागढ़ कैसे शामिल हुआ है? जनमत संग्रह के माध्यम से। और हैदराबाद कैसे शामिल हुआ है? पुलिस कार्रवाई के माध्यम से। पीटी के तीनों क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब ये तीनों चीजें शामिल हो गई हमारे यहाँ पे। पहले थोड़ी थोड़ी कहानी सुन लो ताकि फिर लिखने में तुमको दिक्कत ना हो। अब कहानी ये हो गई कि हमारे यहाँ पे 1950 तक की अगर कहानी देखें तो 1950 तक 552 रियासत भी हमारे देश में आ गई। पूरा जितना क्षेत्र था हमारा वो भी आ गया। बस पीओके छोड़ दें तो पीओके चला गया। अक्साई चीन में भी क्या हुआ था? यही तो हुआ था। 1962 में जब चाइना ने आक्रमण किया ऊपर वाले क्षेत्र में, तो फिर सीज फायर बना दिए। तो जितना क्षेत्र में चाइना की सेना खड़ी थी वो चाइना का क्षेत्र, जहां हमारी हिंदुस्तान की सेना खड़ी थी वो हमारा क्षेत्र। तो वो क्या कहलाने लगा आपका? COC, मतलब क्या हो गया? चाइना ऑक्युपाइड क्षेत्र हो गया। तो उसको हम कहते हैं क्या? अक्साई चीन। समझ रहे हैं ना सब? तो ये है ऐसा मतलब। चलो 1950 की कहानी समझेंगे। 1950 तक आते आते हमारे देश में पूरी रियासतों का एकीकरण हो गया। अब जब रियासतें बन गई 1950 में, हमारा जो संविधान बना, उस संविधान में पूरे क्षेत्र को हमने 4 भागों में बांटा। एक बांटा भाग का मतलब भाग ए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट डी एक ऐसा क्षेत्र था जहां पे केवल और केवल अंडमान एवं निकोबार क्षेत्र था। देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें क्या क्या था वो तो लिखवा दूंगा मैं। ये जो पूरा भारत बना हुआ है बेटा, देखो ये जो भारत बना हुआ है, ये भारत को हमने
प्रशासनिक दृष्टि से, ताकि यहाँ पे क्या हो, प्रशासन अच्छा चल सके, हर क्षेत्र में काम काज अच्छा चल सके, तो इसको हमने क्या अलग अलग भागों में बांट दिया। एक भाग बनाया पार्ट ए, एक भाग बनाया पार्ट बी, एक भाग बनाया पार्ट सी और एक भाग बनाया पार्ट डी। तो ये अंडमान एवं निकोबार है ये वाला, ये था आपका केवल पार्ट डी। एक बात देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे तुमको मिलेगा क्या, लक्षद्वीप। आप जानते हो आगे चल के लक्षद्वीप को 1961-62 के दौरान पे हम लक्षद्वीप को हासिल करते हैं, इसलिए हमने इसको क्या बनाया था, संघ शासित क्षेत्र बनाया था शुरुआत में। तो क्या हमारे इन वाले क्षेत्र में आपने देखा था क्या लक्षद्वीप था क्या, ये तो बाद में बनेगा अपना, है ना। तो चीज़ों को समझते हुए चलना है। तो इस प्रकार से 1950 के संविधान में जब लागू किया गया तो पूरा भारत कितने हिस्सों में बांट दिया गया, 4 भागों में, पार्ट ए, बी, सी और डी। जब हमारा मध्य प्रदेश का आप जब पूरी राजनीतिक स्थिति पढ़ोगे तो यहाँ पे भी आपको पार्ट ए, बी, सी पढ़ना पड़ता है। चूंकि डी में आप देख रहे हैं अंडमान एवं निकोबार है, तो क्या पार्ट डी मध्य प्रदेश में लागू होगा क्या, होगा ही नहीं। इसलिए इस क्षेत्र में जितने भी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के सेक्शन आ जाएंगे, तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक दृष्टि जब भी पढ़ेंगे आप, तब भी आपको उसमें क्या पढ़ना पड़ता है, पार्ट ए, बी, सी। ठीक है, चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे की कहानी समझाता हूँ। छोटी सी टेबल टाइप बनाएंगे एक, ठीक। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, मेंस में भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं, ठीक है। ऐसे करके एक टेबल बना लो फटाक से। भाग का के राज्य, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका भाग खा के राज्य। खा मतलब ये पार्ट ए, पार्ट बी, फिर यहाँ पे आपका आएगा भाग सी, या भाग क्या हो गया ये, खा गा के राज्य, और ये आएगा आपका भाग घा मतलब पार्ट डी के राज्य। ठीक है, किस भाग में कौन कौन राज्य शामिल थे ये पता रहना जरूरी है। पार्ट ए में असम, बिहार, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत। एक और रहा होगा, 3, 3, 6 और 2, 8। पंजाब रहेगा। ठीक है, चलो पार्ट खा के बताइए। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, पटियाला, हाँ वही है ये ईस्टर्न वाला। ठीक है, मध्य भारत, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोच्चि, और एक और कौन सा रह गया, नॉर्थ ईस्ट में भी 3, 3, 6, राजस्थान, और ये हो गया विंध्य प्रदेश। वेरी गुड, याद है क्या, देख के बता रहे हो? अच्छा एक बात ध्यान से देखो, इधर सब लोग जो लोग नए हैं, इन लोगों ने पढ़ लिया, इनको याद है। देखो यहाँ पे जो तुमको जितने क्षेत्र दिख रहे हैं सब राज्य दिख रहे हैं। पार्ट खा को ध्यान देखो, हैदराबाद क्या है, रियासत थी। जम्मू कश्मीर क्या थी, रियासत थी। ये मैसूर, पटियाला, मध्य भारत, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र मतलब जूनागढ़। कोच्चि, राजस्थान भी क्या था, एक रजवाड़ों की थी। विंध्य प्रदेश भी आप देखना हमारा मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, चंदेल वाला क्षेत्र था जो, वहाँ की भी रियासत थी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे पार्ट ए, बी, सी, डी में पार्ट बी ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे क्या रखा गया था, सारी की सारी रियासतों को रखा गया था। क्लियर है? चलो पार्ट सी में क्या क्या था, है जी? अजमेर, कुछ बिहार, बिलासपुर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, और एक बचा आपका हिमाचल प्रदेश। अब देखो पार्ट सी में क्या था, यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको बोलोगे कि सर अजमेर भी तो रियासत थी। आप देखोगे त्रिपुरा, मणिपुर भी तो रियासत थी। फिर
ये ऐसी रियासतें यहाँ पे शामिल किया गया जिनमें रियासतें तो थी इनमें, परंतु क्या था, कमिश्नरी प्रांत भी होते थे और इन्हीं रियासतों में विधानमंडल भी होते थे। तो ये थोड़ा डिफरेंस था इनमें। पार्ट गा को अगर आप देखोगे तो ये वो क्षेत्र थे जिनमें क्या था, ब्रिटिश प्रांत शामिल होते थे, मतलब ब्रिटिश कमिश्नरों का क्या होता था, यहाँ पे अधिकार होता था। कुल मिला के जैसे हमारे यहाँ राज्यपाल है ना, तो आप हमारा राज्यपाल कौन है, हमारे भारत का है। अब उस समय क्या होता था, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे जो मुखिया होता था वो किनका होता था, अंग्रेजों का होता था, उसी को बोलते थे हम कमिश्नर। अभी हमारे मध्य प्रदेश में कमिश्नरी प्रणाली लागू होने वाली है, तो वही है। तो ये वो क्षेत्र थे, लागू हो चुकी है ना अब तो, इंदौर और भोपाल में। तो ये वाला जो वाला क्षेत्र है, यहाँ पे वो वाली रियासतें थी जिनमें, या वो क्षेत्र थे जहाँ पे ब्रिटिश कमिश्नरों का प्रांत होता था या उनका अधिकार होता था। और पार्ट डी जो था, इसमें केवल अंडमान एवं निकोबार ये था। पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यही, अंडमान एवं निकोबार 1950 के संविधान में किस श्रेणी में शामिल था। तो कौन था, देख लो फटाफट। ये थे कुछ इस प्रकार से शामिल 1950 तक। चलो इसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। ये वाले कौन से हैं आपके, ब्रिटिश प्रांत, ये प्रॉपर ब्रिटिश प्रांत थे जहाँ पे अंग्रेजों की ही पूरी कॉलोनियाँ होती थी, वो थे ये ब्रिटिश प्रांत। बाट खा, अगर इसमें खा में देखें तो ये क्या थी, आपकी रियासतें थी, लगभग सभी रियासतें थी इसमें। अच्छा, रियासतें प्लस इनमें क्या होता था, विधान मंडल होता था। पार्ट गा, ये भी थोड़ी रियासतें थी, कुछ स्वतंत्र क्षेत्र भी थे, परंतु ये कमिश्नरी प्रणाली वाले क्षेत्र थे, और ये तो एक अलग ही क्षेत्र था। ऐसे करके भी लिख सकते हो ताकि याद रहे, पता रहना चाहिए। एक बार बहुत गौर से नज़र मार लीजिए और देख लो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में कौन कौन से राज्य थे, ये पेपर में पूछे जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र संविधान के 1950 के समय में पार्ट खा में शामिल नहीं था, या पार्ट खा में शामिल था, ऐसे करके पूछा जाएगा। पार्ट ए कौन कौन से हैं, असम, बिहार, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और पंजाब। कोई ट्रिक बन रही है क्या किसी के साथ, अभी बम मप उड़ी संयुपम बन तो गई, अभी बम मप उड़ी संयुक्पम। मैंने क्या पढ़ा दिए समझ नहीं आया। चलो यही याद कर लो एक बार, उसमें आंख बंद करके अगर एक बार हो जाए तो ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगा। असम, उसके नीचे सीक्वेंस में ध्यान रखोगे जो लिखा ऑटोमेटिक याद रहेगा। असम, बिहार, फिर बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, पंजाब। मैं कल पूछूंगा सबसे राज्यों के बारे में। इसमें क्या क्या है, तो कभी मारोगे तो रियासत देख लेना पहले कि रियासतें किस में हैं। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और सौराष्ट्र मतलब जूनागढ़, तीनों कहाँ पे आएंगी आपकी। अगर मान के चलो कोई क्वेश्चन दे दे कि ऐसी कौन सी रियासतें थी जो भारत में शामिल नहीं होती थी और उन्हें पार्ट बी में रखा गया था, तो नाम तो वैसे समझ में आ रहा है आपको, हैदराबाद, जूनागढ़ और ये। अब अगर पूछ ले कि निम्न में से किस पार्ट में जूनागढ़ रियासत को शामिल किया गया था, तो पार्ट बी बोलेगा। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये तीन ज़्यादातर आपसे पूछेंगे। तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, पटियाला। अच्छा, इसका पटियाला का नाम है पूर्वी पंजाब एवं पटियाला, ऐसा है ये, ठीक है। मध्य भारत, फिर सौराष्ट्र, कोच्चि बिहार, ये कोच्चि है आपका, त्रावणकोर कोच्चि, राजस्थान और विंध्य प्रदेश। इसमें देखोगे अजमेर, कूच बिहार, ये फिर बिलासपुर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। याद हो जाने चाहिए आपको, ये कल तक सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने देखा कि सारी रियासतों का सबका हमने एकीकरण करके इस प्रकार से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में इनको विभाजित कर दिया। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरे देश में थोड़ी सी शांति चल रही थी। 1952 में चुनाव हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बन गए, आपके प्रधानमंत्री बन गए पूरे देश में 1952 के इलेक्शन में। परंतु आप देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो चल रही थी ओवरऑल, इसी समय आप देखेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। भाषा के आधार पर ये क्यों हुआ, इसको समझिए, ध्यान से समझिए, ये लॉजिक समझना सीखिए। ये मान के चलो एक क्षेत्र है, अगर हम इसी में एक उदाहरण ले लें गुजरात का,
और एक ले लें महाराष्ट्र का। ये पहले दोनों राज्य जो थे एक ही थे, पूरा एक ही क्षेत्र था। 1960 में इन दोनों को हमने अलग करे, परंतु क्यों करे ये कारण समझ होना चाहिए। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों क्या है आपके, पहले अभी एक ही क्षेत्र है। ना तो हम ये जानते हैं कि गुजरात है, ना तो ये जानते थे महाराष्ट्र है। इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते थे, बम्बई। ये पूरा था आपका बम्बई। आप जब मुंबई घूमने जाओगे तो आपको एक बम्बई क्षेत्र भी अलग से मिलता है, पुराना बम्बई है, बम्बई बोलते हैं उसको। तो ये पूरी एक प्रकार की क्या थी आपकी, कमिश्नरी प्रांत था। देखो बम्बई कहाँ पे है आपका, ये है, तो ये पूरा ब्रिटिश प्रांत दिख रहा, नहीं दिख रहा आपको, पूरा ब्रिटिश लोगों का था। और कॉलोनी भी यहाँ पे देखना। आज मुंबई डेवलप क्यों है आप समझ रहे हो आप, जिन क्षेत्रों में अंग्रेजें रह के गए हैं, जिन क्षेत्रों में उन लोगों ने बढ़िया कॉलोनियाँ ये दुनियादारी बना के गए हैं, वो क्षेत्र आज देख लो आप डेवलप्ड हैं। कोलकाता देख लो, बम्बई देख लो, दिल्ली देख लो, ये सारे क्षेत्र इसलिए, चेन्नई देख लो, मद्रास देख लो, ये जितने क्षेत्र हैं आज इसलिए डेवलप्ड हैं क्योंकि अंग्रेज लोग यहाँ पे प्रॉपर रह के गए हैं। तो ये पूरे के पूरे क्षेत्र क्या थे आपके, पूरे अंग्रेजों के क्षेत्र थे। तो ये बम्बई था पूरा। अब दिक्कत क्या हुई, गुजरात के लोग खाते हैं क्या, मीठा मीठा, कुछ भी चीज़ में खाते हैं वो मीठा। और महाराष्ट्र के लोग खाते हैं क्या, वड़ा पाव, मतलब मीठा नहीं रे, नमकीन, नमकीन टाइप का खाते नहीं खाते, तीखा। अब देखो गुजरात के लोग टोपी पहन के कांशू करते रहते हैं, महाराष्ट्र के लोग यो नहीं करते। महाराष्ट्र के लोग क्या कहते हैं, झाला झाला झाला, है ना, फर्क है। ये लोग धोती और कुर्ता पहनते हैं और ऐसे ऐसे करके नाचते हैं, ये लोग डांडिया करते हैं। हर चीज़ में फ़र्क है। यहाँ पे घाघरो चोली चलती है, यहाँ पे उन्हें 16 हाथ की साड़ी चलती है। हर चीज़ में फ़र्क है। यहाँ पे भाषा अलग, इनने काय बोले काय भाऊ जेवलन जालन जोलन वाला, ये बोलते क्या काइंशू कर दिए। फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अब क्या हो रहा है, ये दो संस्कृति के लोग जिनकी भाषा भी मैच नहीं खा रही है, इनका रहन सहन भी मैच नहीं खा रहा है, इनका खाना पीना भी मैच नहीं खा रहा है, इनका पहनना ओढ़ना मैच नहीं खा रहा है, हर चीज़ इनकी क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। आप देखो इतने सारे लोग तुम बैठे हो, जिस दिन यहाँ पे किसी साउथ के एक लड़के को लाके मैं बिठाल दूंगा या साउथ की किसी लड़की को लाके बिठाल दूंगा, तो तुम्हारी नज़र पढ़ाई में तो कम उसकी तरफ ज़्यादा रही, कैसे बैठो है, कैसे बोल रहा है, कैसे ये कर रहा है, होता नहीं होता। इंसान थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है। ऐसे ही एक राज्य हमारे देश का बिहार, वो बिहार राज्य के लोग जहाँ जाते हैं, लोग उनसे पता नहीं क्यों वो करने लगते बिहारी बिहारी बोल के, जबकि पढ़ाई में बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, परंतु केवल उनके रहन सहन इन सारी चीज़ों के चक्कर में थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। उनकी भाषा हो गई, इनकी सारी चीज़ें सब डिफरेंट हो जाता है। तो लोग उनसे क्या करने लगते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं, एक थोड़ा सा अपने मार्जिन बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों भी राज्य हो गए, अब रहने लगे, अब दिक्कतें होने लगी लोगों के बीच में। एक बात याद रखना बेटा, मैं आज तुमको प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ। एक अपन लड़के लड़की को उदाहरण ले लो, एक ये लड़की है, एक ये लड़का है, ठीक, पहली बार मिलेंगे, अच्छे लगेंगे एक दूसरे को, 1 साल तक दोनों अच्छे लगेंगे, पर दोनों को जब एक साथ कर दोगे, शादी ब्याह के बंधन में बांध दोगे, तो ठटरी बन जाए, तूने ऐसे बोल दो, तूने ऐसे कर दो, तूने वैसे कर दो, लड़ने लगेंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे, लड़े क्यों नहीं, हाँ सही बात है ना, लड़ते हो ना तुम भी, है ना। हाँ, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज है, बाद में लव हो गई होगी। तो क्या होता है, इंसान शुरुआती दौर में आप देखोगे तो शुरुआती दौर में सबको अच्छा लगता है। तुम जब अगर चेन्नई जाओगे, जैसे मैं मेरी बता रहा हूँ, मैं चेन्नई गया तो मेरे को शुरू में बड़ा शौक था, चेन्नई में बहुत साल तक रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता था। 2 महीने रहा, तीसरे महीने से भागने की सोचने लगा वहाँ से मैं, नहीं आता। शुरुआत में अच्छा लगता है आपको, हर चीज़ अच्छी लगती है। तो शुरुआत जब देश हमारा बन रहा तो उनका महाराष्ट्र में, नागपुर में रहेंगे, बम्बई में रहेंगे, गुजरातियों को लगा, मराठियों को लगा, उनका अहमदाबाद में रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे। जब वहाँ गए तो वहाँ बड़ा पाव नहीं मिल रहा, वहाँ पे चना की भाजी मीठी मीठी मिल रही है, जे लोग वहाँ गए उनको ये नहीं मिला, तो दिक्कत होने लगी। तो जब जैसे जैसे रिलेशन क्लोज होता है आपका, जितना करीब आएगा उतनी ही दूरियाँ भी बढ़ती हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं। तो आप देखेंगे ये सारी की सारी चीज़ें, इनके बीच में विवाद होने लगा, तो सारे के सारे राज्य क्या करने लगे, अपनी अपनी डिमांड करने लगे। ये एक उदाहरण बता रहा हूँ, शुरुआत इनने नहीं करी थी, शुरुआत तो दक्षिण से हुई थी ये। तो इस प्रकार से दोनों राज्यों के बीच में, दोनों क्षेत्रों के बीच में विवाद होने लगा कल्चर को लेके। अगर हम देखें तो शुरुआत कल्चर, भाषा इनको लेके होने लगा। भारत का ये दक्षिण हिस्सा है, इसी दक्षिण हिस्सा में आप देखेंगे ये पूरा की पूरा ये क्षेत्र था आपका, ये है आपका आंध्र प्रदेश, बहुत बड़ा राज्य था ये, क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लो, जनसंख्या की दृष्टि से देख लो, हर चीज़ में आगे था ये। इस राज्य में आप देखोगे यहाँ पे 2 भाषा आपको देखने को मिलेगी, एक मिलेगी तेलुगु और एक मिलेगी तमिल।
जो आंध्र प्रदेश का दक्षिण का क्षेत्र है वो आपका कैसा है, तमिल क्षेत्र है, मतलब ये तमिलनाडु से लगा हुआ क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश, और इधर ऊपरी वाला जो क्षेत्र था वो तेलुगु वाला क्षेत्र था। अब जब ये पूरे देश आज़ाद हो गया, संविधान बन गया, ये पूरे पार्टीशन बन गए, सब कुछ बन गए, तो उसके बाद यही दक्षिण वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होने लगा। किसके लिए? भाषा के आधार पे राज्यों के गठन करने के लिए। जैसे गुजरात महाराष्ट्र में चीज़ें चल रही थी, ऐसे ही तेलुगु और तमिलों के बीच में ये चीज़ें चल रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे एक व्यक्ति मिलेगा आपका जिसका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री रामल्लू करके एक कांग्रेसी व्यक्ति थे। इन कांग्रेसी व्यक्ति ने क्या किए, एक अनशन कर दिए, आमरण। तो 56 दिन का अनशन नहीं था रे, वो आमरण अनशन था। 56 दिन में मर गए थे, इसलिए 56 दिन हो गया। तो 56 दिन का अनशन मत बोलना। तो इन्हीं भाषा के आधार पे राज्यों का गठन करने के लिए इस दक्षिण वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखना पड़ा। और उसी विरोध प्रदर्शन का जो नेतृत्व कर रहे थे, जैसे अन्ना हजारे जी ने करे थे अनशन, ऐसे ही एक अनशन करे थे कांग्रेस का ही व्यक्ति था ये, ऐसा नहीं था तो कोई और दूसरा था, कांग्रेस का ही था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही टीम का बंदा था ये दक्षिण का था। तो इन्होंने तेलुगु और तमिल के बीच में विभाजन करने के लिए बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने नहीं सुना, नेताओं ने उनकी बात नहीं सुनी, तो ऐलान कर दिया कि मैं आमरण अनशन करूँगा। आमरण अनशन, जब तक जी गए, जब तक नहीं जिए वाली बात। तो 56वां दिन आया 1952 का, 15 दिसंबर 1952 की वो डेट थी। उसमें उनका 56वां दिन चल रहा था और 56वें दिन में इंसान भूखा प्यासा मर गया। अब जब मर गया तो 1952 में नया इलेक्शन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने ही हुए थे। अब आप देखेंगे इसकी मृत्यु हुई दिसंबर में और पंडित जवाहरलाल नेहरू की नई सरकार बनी थी। तो चीज़ें बिगड़ ना जाए, सरकार गिर ना जाए, इसलिए तुरंत इसकी मृत्यु के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दिया कि एक काम करेंगे, हम क्या बनाएंगे, भाषा के आधार पर राज्य का गठन करेंगे। अब भाषा के आधार पर राज्यों का जब गठन करेंगे तो भैया एक राज्य बन गया 1 अक्टूबर 1953 को, आंध्र प्रदेश। यही आंध्र प्रदेश बना, भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। अभी सब अपन थोड़ी सी आयोग भी देखेंगे। अब जब ये बना तो उसके बाद जितने रास्ते, अच्छा तुमने उनको बनाए, हम भी बनेंगे। इनका हम भी बनेंगे। तुमने उनको क्यों बनाए? देखो दोस्त आए, मतलब तुम 1-2 लोग साथ कर रहे हो, 2 लोग साथ में हो, तुम भी आईएएस तैयारी कर रहे हो, ये भी आईएएस तैयारी कर रहा है और दोनों के बीच में दोस्ती है। तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, कोई बात नहीं, इसका क्यों हो गया? इसका भी नहीं होना चाहिए था। दोस्त सिलेक्ट होता है तो बुरा लगता कि नहीं लगता? लगता है, सच्ची बात है, लगता है ना? हाँ लगता है ना, हाँ मेरे को पता था। अब देखो अगर ये आईएएस में हो गया सिलेक्शन तो तुम इसको बोलोगे अरे नकल मारा, मैं तो बता रहा हूँ, पेपर में नकल लिखी, पर्ची लिख गया, होने लगता है। तो विरोध, जलस होने लगती है। तो यही जलस, एक राज्य दूसरे राज्य से जलन खोखड़ी के चक्कर में विरोध करने लगे। तो विरोध करने के चक्कर में क्या हुआ, फिर सारे के सारे देश में भाषा के आधार पे राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। हर जगह से विरोध प्रदर्शन आने लगा। नई सरकार थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो टेंशन में आ गए। उन्होंने क्या करूं। उन्होंने कहा भैया एक काम करो, कुछ ना कुछ इसके लिए पॉलिसी शुरू करो। अब इसकी कहानी समझिए आप शुरुआत से। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 1948 तक आप जानते हैं सारी रियासतें हमारे पास में आ गई थी। 48 में तो आपका जम्मू कश्मीर भी आ गया पूरा, ठीक। अब ये जैसे जैसे ये सारी चीज़ें हुई, इसी समय से आप जानते हैं जो सीज फायर का वहाँ पे रुकवा दिया गया था, इसी समय से आपका क्या होने लगा था, भाषा के आधार पे राज्यों के गठन की मांग उठने लगी, ठीक। अब देखो जैसे ही यहाँ पे मांग उठने लगी तो इस समय आप जानते हैं संविधान सभा बैठी हुई थी। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा, एक काम करो, बोले भैया एक समिति बनाओ और वो समिति जाके चेक करेगी कि क्या भाषा के आधार पे राज्यों का गठन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये उन्होंने सबसे पहली समिति बनाई। सबसे पहली समिति बनी एस.के. धर आयोग। एस.के. धर आयोग। अगर एस.के. धर आयोग की बात करें तो ये क्या थे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे। सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के थे। उच्चतम न्यायालय मतलब उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायालय के ये क्या थे, एक जज थे। तो एस.के. धर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको ये काम दिया गया कि बेटा जाओ ये स्कॉर्पियो गाड़ी लो और पूरे देश में जाके घूम के आओ और जाके चेक करके बताओ कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एस.के. धर गए। एस.के. धर ने लगभग 6-8 महीने तक पूरी प्रोसेस किए, 4-5 महीने तक प्रोसेस करे और प्रोसेस करने के बाद इनका निर्माण किया गया था जून 1948 में।
और इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी दिसंबर 1948 में। कहीं कहीं तुमको इसका देखने को मिल जाएगा ये 1947 में, परंतु 1947 में नहीं बना था ये, है ना। कई जगह अपन ने पिछली बार लिखे भी होंगे तो देखो। हाँ, तो 27 नवंबर क्या, 27 नवंबर 1947 लिखे हो क्या ये डेट। तो 2 डेट है, दोनों डेट आप मैक्सिमम मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जून 48 या ये डेट को भी मान लो, तो इस समय इस आयोग का गठन किया गया और ये आयोग पूरी टीम के साथ गया पूरे देश में निरीक्षण करने के लिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये चेक करने के लिए ये आयोग बनाया गया। अब ये आयोग गया, दक्षिण भारत आया, उत्तर भारत गया, सब तरफ गया। जब ये गया तो इसने ये पाया कि पूरे देश में भैया कम से कम 3000 से ज़्यादा भाषाएं हैं। अगर भाषा के आधार पे राज्यों का गठन करेंगे तो महाराष्ट्र में तुम देखना कई प्रकार की भाषाएं चलती हैं, गुजरात में देखो कई प्रकार की भाषाएं चलती है। तो इतने उनने कहे जेडेक्स से लेके बोदेवाल तक एक राज्य, वहाँ से लेकर दूसरा राज्य, ऐसे बहुत सारे राज्य बन जाते। तो एस के धर ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की दिसंबर 1948 में, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं बना सकते अपन। हाँ, आप संस्कृति या प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों का गठन कर सकते हो। कि उन्होंने कहा भैया एक काम करो, ये इतनी बॉर्डर में एक राज्य रहेगा, इतनी बॉर्डर में एक राज्य रहेगा, ऐसा कर सकते हो। अब एस के धर की रिपोर्ट जैसे ही आई तो दक्षिण में तो आंदोलन चल ही रहा था ना, और भड़क गए। उन्होंने कहा लो हम चिल्ला रहे हैं यहाँ पे कि हमारे भाषा के आधार पर बनाओ, इनने तो और मना कर दिए। तो और ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होने लगा। जब और ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होने लगा तो 1948 में ही आप देखेंगे एक और समिति बनाई गई, JVP समिति। ये पूरे संपूर्ण भारत में एक ऐसी लौती समिति थी जिसमें कोई भी अध्यक्ष नहीं था। J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभी ये पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। कई बार PSC इतने हल्के क्वेश्चन देता है, JVP समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। पहला देगा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, वल्लभ भाई पटेल, कौन नहीं था, ऐसे क्वेश्चन देता है। कई बार देता है कि JVP समिति में अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया या निम्न में से कोई भी नहीं, क्या, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बड़े इजी क्वेश्चन। तो दिसंबर 1948 में JVP समिति बनाई गई। ये JVP समिति बनाने का केवल एक ही दायरा था और वो दायरा ये था कि जो एस के धर आयोग कमेटी की रिपोर्ट आई है उसको जाके वो क्या करे, फिर से चेक करे और जाके फिर एक बार जाके देखे कि क्या भाषा के आधार पे राज्यों का गठन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब तीनों गए, जो लोग स्कॉर्पियो में गए थे, जो तो हेलीकॉप्टर से गए, एक उनने कहा एक राइट साइड चल जाओ, एक लेफ्ट साइड चल जाओ, बच्चे कुचे मेरे पीछे आ जाओ। तो सब लोग 3 दिशा में गए, एक इधर दिशा में गए, एक इधर दिशा में गए, एक इधर दिशा में गए। सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट लाए, उन्होंने फिर देखे, उन्हें बाप रे, उन्होंने कहा इतनी सारी भाषाएं हैं। तो JVP समिति ने भी क्या करा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता, बोले भैया बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। तो एस के धर ने भी मना कर दिया और JVP समिति ने भी मना कर दिया। अगर पूछा जाए सवाल में कि भाषा के आधार पर बनने वाली पहला आयोग या पहली कमेटी कौन सी है, एस के धर आए। भाषा के आधार पर दूसरी कमेटी गठित कौन सी हुई है, JVP समिति। क्या भाषा के आधार पर एस के धर ने समर्थन किया, नहीं किया। क्या JVP ने समर्थन किया, नहीं किया। JVP समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की 1949 में, अप्रैल में कर दी थी। अब JVP समिति की रिपोर्ट आई तो आंदोलन फिर क्या हो गया, और भड़क गया। देखिए समझिए, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर के सबसे लीजेंडरी कैंडिडेट थे। दक्षिण भारत में सबसे पहले कौन गए, यही गए। और उस समय अनशनकारियों से जाके इन्होंने मुलाकात भी की। और मुलाकातकारी, जैसे आप तुम इतने सारे लोग बैठे हो, तुमने कहा नहीं सर आप सुबह 8 बजे से क्लास लगाओ, 8 बजे से क्लास लगाओ, तो मैंने तुमको एक आश्वासन दे दिया, ठीक है। उन्होंने कहा हम लगा लेंगे क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो तुमको लगा कि हमारी बात ये मानेगा। पर जैसे ही रिपोर्ट आई और मैंने नोटिस बोर्ड में लिख दिया कि कल से क्लास 12 बजे से लगेगी, तो तुम उसको ना सोचो बेटा, उन्होंने क्या कर दिया, ने 8 बजे का बोला था 12 बजे कर दिया। हाँ, तो तुमको क्या लगेगा, पापी इंसान है, समझ में नहीं आया। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या नारे चल रहे थे पता है, ये तो जर्मनी के हिटलर से भी बड़ा हिटलर निकला। उसने तो जनता की सुन के बड़ा तांडव मचाया था, इसको तो चिल्लाते चिल्लाते लोग मरने लगे, ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा है हमारी। बहुत विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ा।
और इसी समय जेबीपी रिपोर्ट आई। जेबीपी रिपोर्ट के चक्कर में वो क्या नाम उसका, पोट्टी श्री रामल्लू अनशन में बैठ गए। अनशन में बैठे तो 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसी दौरान क्या हुआ, फिर नए राज्य के गठन हुआ, आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। अब जब गठन हो गया तो बहुत सारे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने लगा, हमको भी राज्य बनाओ, हमको भी राज्य बनाओ, हमको भी राज्य बनाओ। इसलिए फिर एक और कमेटी का गठन किया गया जिसे कहा गया फजल अली आयोग। फजल अली आयोग कमेटी। इसमें 2 सदस्य और थे जिनके नाम पूछे जाते हैं, KM पाणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ये 2 व्यक्ति थे, ठीक। एक हो गए आपके कुंजरू, कुंदरू नहीं रे, कुंजरू कुंजरू कुंजरू, और एक थे पाणिक्कर। ये 2 व्यक्ति और सदस्य थे। एक क्वेश्चन आपका सीधे सीधे यही बनेगा कि निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, जो इन तीनों को छोड़ के आएगा, ठीक है। तो ये समिति बनी। इस समिति को भी काम दिया गया कि भैया एक काम करो, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तो करना ही पड़ेगा, आप जाओ और जाके चेक करो कि कितने राज्य बन सकते हैं। 1953 में ये कमेटी बनी, सब लिखवा दूंगा अभी मैं। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 1955 में। 55 में जब इन्होंने रिपोर्ट पेश की तो इन्होंने बताया कि भैया 16 राज्य बनाए जा सकते हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा सकते हैं पूरे देश में। फिर आप जानते हो 1955 के बाद 1956 लग गया और 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया। और आप जानते हो नेताओं की एक आदत, सबसे बड़ी आदत, उनको अगर कोई रिकमेंडेशन करता है ना तो उसको एज इट इज़ फॉलो नहीं करते, उसमें थोड़ा थोड़ा वो क्या कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा चेंज करके इन्होंने क्या किया, 1956 में 7वां संविधान संशोधन पास किया। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो वर्ष 1956 तक आप जानते हैं हमारे पूरे भारत में 14 राज्य हो चुके थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो सकते। आपने अनुसूची पढ़े हैं राजभाषा की। अनुसूची में आप लोग एक बात बोलते हो बार बार कि हमारे देश में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, पहले 14 थी। क्यों थी? इसलिए थी 14 राज्य थे। इस कारण से संविधान में शुरुआती दौर में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। इसीलिए हमारे देश में 14 राज्य भी बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब जब 1956 के बाद फिर देश में नए नए राज्य बनेंगे तो उनका गठन पढ़ेंगे अपन। पहले यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक की कहानी समझ में आई? लिखो, छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंट बना के लिखेंगे। चलो, ये पूरी कहानी है आपकी यहाँ तक। अब एक बार फटाफट अगर आप रिवाइज करना चाहो तो यहीं पे पूरी की अभी पूरी कहानी रिवाइज हो सकती है आपकी। मैं सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ, देखो आपको खुद को पता रहेगा। ये स्टेट आपको पता होना चाहिए कि पार्ट ए पार्ट बी में कौन कौन से क्षेत्र थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट कब आई और कब पेश की गई। आपको उनमें फ़र्क पता होना चाहिए कि भाषा के आधार पे आयोग कौन सा है और भाषा के आधार पे राज्य कौन सा है। ये सारी बातें आपको एटलीस्ट मिनिमम तौर पे तो पता होनी चाहिए ताकि आप टिक आसानी से कर सकें। चलो कहानी शुरू करेंगे। नॉर्मली मैं एक बार पूरी रिवाइज कर रहा हूँ कहानी ताकि आप फटाफट उस चीज़ को रिकॉल कर पाएँ। वर्ष 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ तब उस समय भारत देश में 552 रियासतें थी। उन 552 रियासतों के सामने 3 ऑप्शन थे कि या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, हिंदुस्तान में शामिल हो जाएं, या तो फिर स्वतंत्र रह लें। ठीक है। अब इन रियासतों में से 549 रियासतें तत्कालीन प्रभाव से भारत में शामिल हो गईं। 3 ऐसी रियासतें थी, कौन कौन सी, जो कि बाद में फिर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग समय पे हमारे भारत देश में क्या हुई, शामिल हुई। जिसमें से हैदराबाद देखेंगे तो किसके माध्यम से हुई, ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से। जूनागढ़ विलय पत्र के माध्यम से शामिल हुई। इस हिसाब से देखा जाए तो 1950 तक संपूर्ण भारत में प्रशासनिक दृष्टि से 4 श्रेणियां बना दी गईं और 4 श्रेणी में पार्ट ए, बी, सी, डी। डी एक ऐसा भाग्य था जिसमें भारतीय क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र अंडमान निकोबार शामिल किया गया था। पार्ट ए, बी, सी के राज्य आप याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद जब 1950 में आपने देखा तो भाषा के आधार पर पूरे संपूर्ण देश में राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। इसी आधार पर आप देखेंगे वर्ष 1902 डेट है, जैसे 27 नवंबर 1947 और जून 1948। जो पेपर में जाए उसको टिक कर देना। में एस के धर आयोग का गठन किया गया। यह एस के धर आयोग भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आएगा। इसके बाद इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की,
दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 की रिपोर्ट में इन्होंने ये माना कि संपूर्ण देश में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रशासनिक, भौगोलिक और आर्थिक सुविधा के हिसाब से आप राज्यों का गठन कर सकते हैं। इसी रिपोर्ट की पुष्टि करने के लिए एक बार फिर से एक समिति बनाई गई जिसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू में तो आपका एस्केलेशन बहुत ऊपर था, फिर उसके बाद नीचे नीचे क्यों हो गया? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इस कारण से इस समिति को क्या कहा गया? इस समिति का कोई भी अध्यक्ष नहीं था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी? 1 अप्रैल 1949 में। इस रिपोर्ट में भी इन्होंने माना कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता, इसीलिए संपूर्ण देश में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया। इसीलिए दक्षिण भारत में पोटी श्री रामल्लू ने एक आमरण अनशन करना शुरू कर दिया। आमरण अनशन करते हुए 56वें दिन उनकी मौत हो गई 15 दिसंबर 1952 में। इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा कर दी कि हम भाषा के आधार पर तेलुगु से तमिल क्षेत्र को अलग करके एक नए राज्य का गठन करेंगे। उस नए राज्य का नाम 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश के नाम से गठित किया गया। भाषा के आधार पर पूरे संपूर्ण भारत में गठित होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। पीएससी का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना कितने बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, दोनों एस के धर का और ये भी। अब चूंकि संपूर्ण देश में ये विरोध प्रदर्शन और तेज होने लगा तो सब लोग कहने लगे कि हम भी खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे करने लगे। तो इसलिए क्या हुआ? संपूर्ण देश में फिर से भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग और तेज हो गई। इसीलिए फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसमें 2 सदस्य और थे, जिसमें से KM पाणिक्कर और एक हृदयनाथ कुंजरू। इसीलिए इसे क्या कहा गया? राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा गया और फजल अली आयोग भी कहा गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी? 1955 में। कब? 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट पेश की। और इसने अपनी रिपोर्ट में कितने राज्यों के गठन की बात कही? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। इसी रिपोर्ट में थोड़ा सा हेर फेर करके, परिवर्तन करके क्या किया गया? 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पेश किया गया और इसे लागू कराने के लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया, जिसमें 14 राज्य और। इसलिए हमारे देश में मूल रूप से पहले कितनी भाषाएं थी? अच्छा, याद कर लेना ये सारी चीज़, ठीक है।